इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। माल्थस का सिद्धांत और उनसे पहले के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन माल्थस के पूर्ववर्ती विचार, यानी कि माल्थस के पहले के विचार, माल्थस से पहले जिन्होंने विचार दिए हैं, सबसे पहले उन्हीं को देख लेते हैं। माल्थस के पूर्ववर्ती विचार, माल्थस से पहले जिन्होंने विचार दिए हैं, तीन प्रकार से उनको रखा गया है। सबसे पहले हम बात करें तो प्राचीन आ जाता हमारा। प्राचीन विचार, प्राचीन विचार। फिर है दूसरा है हमारा वाणिज्यवादी विचार। वादी विचार। फिर हमारा है निर्वादावादी विचार। प्राचीन विचार, इनमें ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि पॉपुलेशन को बढ़ाने पर ही जोर दिया गया है। पॉपुलेशन बढ़ने की बात इसमें की गई है। जनसंख्या वृद्धि को महत्व दिया गया है। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के पक्ष में बात की गई है। प्राचीन विचारों में पॉपुलेशन बढ़ोतरी की बात की गई है। और फिर आता है हमारा सेकंड आ जाता है वाणिज्यवादी विचार। वाणिज्यवादी विचार भी क्या कहता है? पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करता है। और कब तक का समय है? और वाणिज्यवादी का समय कब से कब तक का है? 16वीं शताब्दी से कब तक का? 18वीं शताब्दी तक का। 18वीं शताब्दी तक का समय रहा है। और ये भी क्या करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत जैसे प्लूटो इत्यादि ने बात की थी पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये भी क्या करता है, ये भी पॉपुलेशन की वृद्धि के पक्ष में रहा है। और इसके बाद आ जाता, इसमें मुख्य कौन कौन रहे हैं, मुख्य विचारक कौन कौन रहे हैं, इनके नाम पढ़ देती हूँ मैं। जैसे एंटोनी डे, और फिर थॉमसन मान, विलियम पीटी, जोसेफ चिल्ड, जेम्स स्टार्ट, ये इनके मुख्य पक्षधर रहे हैं। इसके बाद आ जाता हमारा निर्वादावादी विचार। ये भी क्या करते हैं, निर्वादावादी विचार वाले भी क्या कहते हैं कि ये प्रकृति को सब कुछ मानते हैं और कहते हैं कि प्रकृति क्या करेगी, खुद ही अपना पॉपुलेशन को खुद ही कंट्रोल कर लेगी। तो ये प्रकृति को, नेचर को महत्व देते हैं। इनका समय रहा है निर्वादावादी का समय रहा है। निर्वादावादी का समय
है 18वीं सदी शताब्दी और कहाँ पर मुख्य मध्य यूरोप में। प्रकृति स्वयं ही तय करती है कि जनसंख्या वृद्धि किसी देश के लिए हितकार है या नहीं, ये बात कहते हैं। यानी कि तीनों ही क्या है, पॉपुलेशन वृद्धि के पक्ष में रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम देखें तो फिर आते हैं माल्थस के विचार। यहीं से हमारा माल्थस का भी शुरू होता है। माल्थस से पहले हम देख लेते थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट लाइन छूट गई थी। जैसे प्रसिद्ध निर्वादावादी विचारक कवि जेने के अनुसार पॉपुलेशन वृद्धि की अपेक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस समय देश को प्रबल सबल बनाने की तीव्र भावना थी। पॉपुलेशन वृद्धि के समर्थक थे। दी माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। थ्योरी सिस्टमैटिक तरीके से अपना विचार दिया है। माल्थस प्रथम रहे हैं। इनका 1798 में एक बुक आई है, माल्थस की बुक आई है इस सन में। बुक का नाम देख लेते हैं, ऐसे ऑन पॉपुलेशन इट। इनकी पहली बुक है ऐसे ऑन पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। कई बार यूजीसी नेट में इस प्रकार से बुक के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये माल्थस की पहली बुक है। और कब प्रकाशित हुई थी, ये बुक 1798 में। 1798 में। और इसमें क्या है, राइटर का
नाम नहीं था, बिना लेखक के नाम के, क्योंकि माल्थस निराशावादी थे और उनके पिता आशावादी थे। उन्हीं के अपने पिता के डर के कारण उन्होंने क्या किया, उसमें अपना नाम भी नहीं छपवाया था। फिर इनकी दूसरी बुक आती है माल्थस की। (1803) में माल्थस की दूसरी बुक आती है। बुक का नाम है एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें लेखक का नाम लिखा हुआ था। इस बुक में लेखक का नाम लिखा गया था एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और कुछ लोग इसे ही माल्थस का प्रथम संस्करण मानते हैं, यानी कि पहली बुक इसी को मानते हैं। जन्म की बात करें, जन्म हुआ था माल्थस का इंग्लैंड में। माल्थस का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जन्म इंग्लैंड में कब हुआ था? 1766 में। और पिता का नाम क्या था? थॉमस डैनियल माल्थस, इनके पिता का नाम। और पेशे से क्या थे? वकील। इनके पिता पेशे से वकील थे। और उनकी मित्रता थी, उनके मित्र थे, इनके पिता के मित्र दोस्ती किन से थी? डेविस हाम और रूसो से इनके पिता की क्या थी? मित्रता थी। फिर देख लेते हैं मृत्यु कब हुई माल्थस की। मृत्यु कब हुई माल्थस की? 1834 में। 1834 में माल्थस की मृत्यु हो गई थी। और 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र के शिक्षक ये रहे हैं। 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कॉलेज में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक अर्थशास्त्री शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर से अपने इंग्लैंड जन्मभूमि पर आ गए थे। फिर इन्होंने जॉब की, उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। प्रेरक पृष्ठभूमि देख लेते हैं।
की सिद्धांत के पहले इनको कहाँ कहाँ से प्रेरक पृष्ठभूमि मिली है। सिद्धांत की प्रेरक पृष्ठभूमि की बात करें तो हम प्रभाव रहा है मालथस पर। प्रभाव किन किन का प्रभाव रहा है? वाल्टर रेले और मैथ्यू हिल और रॉबर्ट वाल्स, फिर है जोसेफ टाउन, विलियम गार्डविन। इन लोगों के विचारों का मालथस के ऊपर प्रभाव पड़ा। अभी हम देखते हैं मुख्य। सर वाल्टर रेले ने बुक लिखी है। सर वाल्टर रेले ने एक बुक लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक लिखी है सर वाल्टर रेले ने, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें क्या बात की गई है? इस बुक में क्या बात की गई है? इस बुक में बात की गई है, वाल्टर रेले क्या कहते हैं कि यदि युद्ध और बीमारियां ना हो, कंट्रोल ना करे जनसंख्या को, तो पॉपुलेशन है, जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि भरपोषण कठिन हो जाएगा। यानी कि अगर युद्ध और बीमारियां कंट्रोल ना करे, नियंत्रण ना करे, पॉपुलेशन को लगाए, तो पॉपुलेशन इतनी अधिक हो जाएगी कि उसका भरपोषण करना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इस बात से क्या है कि मालथस को आइडिया मिल जाता है। इसके अलावा हेले की बुक आती है, हेले की बुक से इनको क्या विचार मिलता है देख लेते हैं। बुक का नाम है द प्रिमिटिव ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। ये बुक आती है लेकिन द प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। ये बुक आती है हेले की, और इसमें
हेले ने बात की है कि 34 वर्षों में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसमें बताया है कि 34 वर्षों में, इस बुक में क्या बताया है, इस बुक में बात की हेले ने 34 वर्षों में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन 2 गुना हो जाएगी, ये बात की है। फिर है 1793 में विलियम डार्विन की बुक आती है। 1793 में विलियम डार्विन की बुक आती है। बुक का नाम है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल justice and its influence on moral inquiry considering political justice and its influence on moral and हैप्पीनेस, ये बुक आती है विलियम डार्विन की 1793 में। और इस बुक में क्या बात की गई है, इस बुक में, इस बुक में इन्होंने कहा है कि सरकार को जनता का दोषी माना है इन्होंने, कि सरकार दोषी है जनता के लिए, और पॉपुलेशन जनसंख्या की जो सरकार है नीति बनाती है जनता के लिए, उसे दोषी माना है। और ये कहते हैं कि इन्होंने कहा है जनसंख्या वृद्धि को सही ठहराया, इन्होंने ठीक कहा है, जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए, इस बात को इन्होंने कहा है। और यही विचार क्या बना है, माल्थस के लिए चुनौती बन गया, वो इसके कट्टर विरोधी बन गए। माल्थस इस विचार के कट्टर विरोधी बन गए थे कि जनता का बढ़ना, पॉपुलेशन का ग्रोथ अच्छा है और सरकार दोषी है कंट्रोल करने के लिए। ये विचार क्या हो गए थे, माल्थस के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी इन विचारों ने। माल्थस के विचार निराशावादी थे, पर उनके पिता आशावादी थे, तो इसी वजह से उनको थोड़ा अपना वर्क करने में परेशानी हो रही थी। अभी शुरू होती है हमारी, ये तो थी हिस्ट्री की बात, किस प्रकार से जैसे माल्थस से पहले के विचार थे और फिर माल्थस ने क्या किया, अपने खुद के एक्सपीरियंस से या फिर दूसरे अर्थशास्त्रियों के विचारों को पढ़ करके किस प्रकार से कि उनको आइडिया मिला कि पॉपुलेशन और संसाधनों के संबंध पर अपने विचार
किए जाएं। तो इस प्रकार से अभी हमारा माल्थस का सिद्धांत शुरू होता है। माल्थेसियन थ्योरी अभी शुरू होती है हमारी माल्थेसियन थ्योरी। माल्थस ने देखा कि किस प्रकार से पॉपुलेशन और संसाधनों का क्या होता है कि वो दोनों अलग अलग वे में बढ़ते हैं। पॉपुलेशन गुणात्मक तरीके से बढ़ती है और रिसोर्सेज है जो वो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के संबंध में उन्होंने बात की है कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है और रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़ते, जिससे कि असंतुलन हो जाता है। इस प्रकार से अभी एक एक करके हम देख लेते हैं माल्थस के बारे में। ये देखते हुए उनको क्या था कि मानव का भविष्य अंधकार दिखाई दे रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि संसाधन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और जनसंख्या जो है बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे क्या कि उनको विभिन्न समस्याओं का जो है सामना करना पड़ेगा भविष्य में। इस प्रकार से अभी माल्थस सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या ली है माल्थस ने, मान्यता देख लेते हैं। मान्यताएं में बात करें तो इन्होंने कितनी बताई है मान्यताएं। कितनी बताई माल्थस ने? 3 मान्यताएं दी हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है मनुष्य में काम वासना यथास्थिर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानों उत्पत्ति की इच्छा स्वाभाविक होती है। फिर अगली मान्यता इन्होंने दी है आर्थिक समृद्धि और संतान उत्पत्ति में सीधा और घनिष्ठ संबंध है पाया जाता है। यानी कि जैसे जैसे मानव जो है आर्थिक समृद्ध होता है तो वो जो है संतान उत्पत्ति में उसका क्या हो जाता है, घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक रूप से आर्थिक समृद्धि से क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। फिर आगे चलकर क्या बात की है तीसरी मान्यता में, कृषि उत्पत्ति होश नियम क्रियाशील होता है। कृषि में होशमान नियम लागू होता है, यानी कि जैसे जैसे क्या होता है कृषि में बार बार कृषि की जाती है तो उसमें क्या होता है कि उपजाऊ शक्ति उसकी कम होती है समय के अनुसार। ये बात इन्होंने अपनी मान्यताओं में की है। और सिद्धांत के मुख्य तथ्य अब हम देख लेते हैं। ये तो थी मान्यताएं माल्थस की। मुख्य तथ्यों को हम देखते हैं। सिद्धांत के मुख्य तथ्य, सिद्धांत के मुख्य तथ्य इसमें देखते हैं हम। पहला है हमारा जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती है। ये माल्थस मानते हैं कि जनसंख्या है जो गुणोत्तर तरीके से बढ़ती है। किस प्रकार से गुणोत्तर तरीके से, जैसे 1 2 4 1 2 4 फिर 8
फिर है 16, फिर 32, और फिर 64, और फिर 128। 25 वर्षों में 25 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुना। इन्होंने 25 वर्ष में 2 गुना होने की बात की है। इससे पहले वो जैसे राइटर आए थे, उन्होंने 34 वर्षों में 2 गुना होने की बात की थी। इन्होंने 25 वर्षों में 2 गुना होने की बात की है, और 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी अगर महामारी, अकाल, भूखमरी, प्राकृतिक प्रकोप आदि पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करे, कोई बाधा ना हो। तो कितनी हो जाती है 25 वर्षों में? तो कितनी हो जाती है 25 वर्षों में? 2 गुना। और फिर 200 वर्षों में बात करें, 200 वर्षों में हो जाती है 226 गुना। और फिर 2000 वर्षों में इतनी हो जाएगी कि मानव की कल्पना से परे। ये तो थी गुणोत्तर वृद्धि पॉपुलेशन की। अभी आता है हमारा, ये मानते हैं खाद्य पदार्थों संसाधनों में अंक गणितीय वृद्धि होती है। किस प्रकार से? मैथमेटिक तरीके से। किस प्रकार से? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और कृषि में समान नियम लागू होता है, जिससे क्या कि हम फसलों से ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते, जमीन को नहीं बढ़ा सकते। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो समस्याएं आएंगी। खाने ये बात कही भी है माल्थस ने। फिर है अगला पॉइंट आता हमारा कि ये दोनों इस प्रकार से बढ़ेंगे तो किस प्रकार से होगा? पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस डिसबैलेंस। इन दोनों में क्या हो जाता है? पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में क्या हो जाता है? डिसबैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है अलग अलग तरीके से बढ़ने से। तो फिर क्या होता है? अंतर आने से क्या हो जाता है? असंतुलन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रकृति को सक्रिय होना पड़ता है, जिससे क्या करेगी? प्रकृति सक्रिय होकर फिर से पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी बाढ़, सूखा इत्यादि के, ज्वालामुखी आदि, भूकंप इत्यादि के प्रकोप से। असंतुलन की स्थिति आ जाती। कैसे आती है असंतुलन की स्थिति? जैसे 200 वर्षों में कितनी होती है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का रेशो कितना रहता है? 9 पॉइंट रेशो, ये इतना आ जाता है अनुपात। और ये रिसोर्सेज है और ये पॉपुलेशन है। फिर अगले 300 वर्षों में कितना हो जाता है? 300 में कितना हो जाता है? 13 रेशो में, इस प्रकार से। फिर 2000 वर्षों में कल्पना से परे। ये है संतुलन का कारण है, रिसोर्सेज का और इनका
पॉपुलेशन का अलग अलग अनुपात। फिर आता हमारा, इसमें बात की गई है, माल्थस कहते हैं कि प्रकृति ने खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए बिछाई है। बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा ही रहना पड़ेगा। ये बात कही है कि प्रकृति ने क्या किया है, सीमित लोगों के लिए अपनी मेज बिछाई हुई है। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो भूखमरी, निर्धनता आदि की समस्याएं होनी आम बात है। फिर है ये अपने जैसे ही क्या होता है कि अलग अलग तरीके से बढ़ने से रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के असंतुलन की स्थिति हो जाती है, और उस असंतुलन को कुछ टाइम के लिए ठीक किया जाता है। तो किस प्रकार से होता है, ये उपाय माल्थस ने बताए किस प्रकार से कर सकते हैं ठीक थोड़े टाइम के लिए। ये उपाय बताए हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताए हैं माल्थस ने किस प्रकार से। पहला है नेचुरल चेक्स। ये किस प्रकार से होते हैं, नेचुरल चेक्स में क्या होता है कि प्रकृति जैसे ही मानव बढ़ता जाता है और उसका हनन करता है, तो क्या करेगी प्रकृति भी अपना बदला लेगी, और वो बाढ़, सूखे इत्यादि करके फिर से क्या कर देगी, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देगी, जिससे कि पॉपुलेशन फिर से थोड़ी कम हो जाएगी। और लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है, फिर उसके बाद फिर से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये कष्ट मानव के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली सिचुएशन होती है। और माल्थस ने इस कष्ट भरी सिचुएशन को क्या संज्ञा दी है, कष्ट की संज्ञा दी है, मिसेरियल की संज्ञा दी है। फिर इसके बाद आता है, ये क्या होते हैं, मानव को दुखी करने के लिए बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय क्या करें, दूसरा उपाय माल्थस के अनुसार आर्टिफिशियल चेक। इनमें क्या होता है, कृत्रिम तरीके, इनमें क्या हो जाता है, इनमें निरोधक उपायों को शामिल किया जाता है, निरोधक उपायों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से माल्थस ने निष्कर्ष में हम बात करें तो क्या कहा है कि प्रकृति शुरुआत में क्या था कि जनसंख्या जो गुणोत्तर तरीके से बढ़ती है, और रिसोर्सेज है वो मैथमेटिक या अंकगणितीय तरीके से बढ़ते हैं, जिससे कि उनका क्या हो जाता है, अनुपात में भिन्नता आ जाती है, अत्यधिक हो जाता है। और क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, असंतुलन की स्थिति आ जाती है, जिससे क्या होता है कि असंतुलन हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए माल्थस ने दो उपाय बताए हैं। एक तो क्या है, प्रकृति नेचुरल चेक्स, और दूसरे आर्टिफिशियल चेक्स। नेचुरल चेक्स में आ जाते हैं हमारे, प्रकृति स्वयं का बदला खुद ही लेती है, जिससे कि कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। और
दूसरे चेक्स में आ जाता है, जैसे आत्म संयम, कृत्रिम में आत्म संयम या विभिन्न कृत्रिम विधियां आदि आ जाती हैं। इस प्रकार से माल्थस ने फिर से क्या कहा है कि इस प्रकार से पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हम, ये विचार इन्होंने अपने दे दिए हैं पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के संबंध पर। इनकी आलोचना की बात करें तो हम, इन्होंने जो मान्यताएं मानी है वो क्या है, अवास्तविक है। आर्थिक विकास से जीवन स्तर में उत्थान से संतान की क्या हो जाती है, संतान की इच्छाएं कम हो जाती है, संतान प्राप्ति की इच्छा कम हो जाती है आर्थिक स्तर के उत्थान के कारण। इस प्रकार से ये आलोचना में हम रख सकते हैं इनका। फिर इन्होंने क्या कहा था कि कृषि में हाउसमान नियम लागू होता है। कृषि में क्या कि नए हम क्या कर सकते हैं नियम, कृषि में नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इस नियम की क्या कर सकते हैं हम, क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है। कृषि में क्या है कि आजकल नए तरीके से हम प्रौद्योगिकी का यूज करके पैदावार को बढ़ा सकते, सिंचाई इत्यादि की सुविधाओं के कारण, अच्छे बीज इत्यादि के कारण। फिर इन्होंने माना था काल्पनिक वृद्धि है, जैसा कि इन्होंने माना कि क्या होता है कि 25 वर्षों में 2 गुना हो जाती है जनसंख्या। ऐसा नहीं है, देश और समय के अनुसार जनसंख्या की बढ़ने की दर भी अलग अलग रहती है, सभी जगह पे एक जैसी नहीं रहती। फिर इन्होंने माना कि जनसंख्या को कंट्रोल करके क्या हो जाता है, सभी समस्याएं हल हो सकती है। तो फिर ये बात इन्होंने मानी है, हर जगह पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, कई जगह पे पॉपुलेशन को बढ़ाना सही माना जाता है, अलग अलग देश के अनुसार। कुछ कम करना चाहते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से पूरे विश्व में हम देखें तो इस प्रकार से और तकनीकी विकास की अपेक्षा की है। तकनीकी विकास से क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो श्रम में क्या आ जाएगी, शिष्टता आ जाएगी और वृद्धि होगी, श्रम क्षमता में वृद्धि होगी। कैमन ने कहा है कि सिर्फ जन्म लेने वाला बच्चा अपने लिए खाने के लिए मुंह ही नहीं लेके आता, वो 2 हाथ भी लेके आता है कमाने के लिए। इनके कृत्रिम जो नियंत्रण है वो क्या है, व्यवहारिक है। 100 वर्षों में विश्व के जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, वहां पर निश्चय रूप से सतत निगरान कंट्रोल उपायों का ही प्रयोग किया गया है, संभव हुआ। सिद्धांत सर्वव्यापक नहीं है, यानी कि हर जगह पे लागू नहीं हो सकता। विकसित देशों में तो बिल्कुल भी नहीं, विकसित देशों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ की नीति क्या है, पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो गई है और उनकी नीति है बढ़ाने की पॉपुलेशन को, इस प्रकार से। और फिर हम वास्तविकता की बात करें, माल्थस के सिद्धांत की, वास्तव में जो है क्या हम महत्व देख सकते हैं। तो महत्व में देखते हैं तो जो पाश्चात्य देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई है, वह कृत्रिम उपायों से ही आ पाई है। और प्रकृति जो नियंत्रण है क्रियाशील हो जाती है, भी सत्य है। अत्यधिक क्या होता है, प्रकृति के छेड़छाड़ से क्या हो जाती है, प्रकृति भी अपना बदला लेती है, बात सत्य मानती है। और विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या का कारण आज भी बेरोजगारी, निर्धनता, भूखमरी, महामारी, चोरी आदि बढ़ती है, यह भी सत्य है। और
अमेरिका और यूरोप में पॉपुलेशन जो है बिल्कुल स्थिर हो गई है। इनका सिद्धांत जो है पिछड़े और विकासशील देशों के लिए सही माना गया है, सही माना गया भारत जैसे देशों के लिए। इस प्रकार से हमारा माल्थस का सिद्धांत कंप्लीट होता है। थैंक यू।